नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज ज़्यादा खुशी, रोज़ के मुकाबले ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि पहले हफ्ते का शुक्रवार 1 तारीख से जो ये नया साल शुरू हुआ था, हमने वादा किया था कि एडिटोरियल रोज़ होगा। शुक्रवार आ चुका है, यानी अब हम सोमवार को नए संपादकीय के साथ मिलेंगे। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की कड़ी निर्बाध चली, आगे भी निर्बाध चलेगी, ये नया साल का रेज़ोल्यूशन था। खैर, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा सुबह सवेरे एकदम ही कि 3 तारीख को आपने संपादकीय नहीं किया, रेज़ोल्यूशन ही रह जाते हैं। मैंने ध्यान से देखा तो थंबनेल में एक त्रुटि हो गई थी, जिनकी वजह से मित्र को थोड़ी गलतफ़हमी हो गई। लेकिन वो त्रुटि ठीक करा दी गई है। रोज़ 1 दिन का एडिटोरियल वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बाद मुझे ये भी जिज्ञासा हुई कि आपके अपने क्या रेज़ोल्यूशंस रहे हैं इस नए साल में? मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें, मेरे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, कि हम देख सकें कि नए साल पर लोगों ने क्या-क्या यात्राएँ शुरू की हैं, जो उनके आने वाले साल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। और जहाँ तक बात है इस रेज़ोल्यूशन की, तो ये अपनी जगह बना रहेगा। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। लेट्स प्लान अ पाथ टू नेट ज़ीरो लिखा है रजत गुप्ता और नवीन उन्नी साहब ने, जो कि डीकार्बोनाइजिंग इंडिया नाम की किताब के लेखक और सह-लेखक हैं। संपादकीय किस बारे में है, शीर्षक देख के ही समझ में आता है कि भारत ने एक टारगेट दिया है नेट ज़ीरो का। नेट ज़ीरो यानी जितने कार्बन का उत्सर्जन हम कर रहे हैं, उतने ही कार्बन को हम वातावरण से अवशोषित भी कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उतने ही कार्बन को, जितना उत्सर्जन उतना अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, एक तरीके का सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निकल टर्म है इसकी, सिक्वेस्ट्रेशन। तो अगर हम उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो हम कहे जाएगा कि हम नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। भारत ने टारगेट रखा है 2070। लगता है बहुत दूर का टारगेट है। संपादकीय कहता है अभी से कदम बढ़ाने होंगे। ब्रॉड एनालिसिस, हाल के समय की क्या हालत है, भारत कितना प्रदूषण कर रहा है, क्या उसके आंकड़े हैं, शुरुआत में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद कहा गया है कि, बताया गया है कि ऑर्डरली तरीके से कैसे चला जाए, क्यों चला जाए। पहले जवाब दिया गया है क्यों का, फिर 3 कदम बताए गए हैं कि कैसे, और अंत में कंक्लूजन। क्योंकि और घटनाओं का बाकायदा जिक्र किया गया है कि कब-कब इतिहास में हम जब तरतीबवार, स्टेप वाइज नहीं चले तो हमें किस प्रकार के नुकसान देखने को मिले हैं। तो आंकड़ों द्वारा यह साबित किया गया है कि क्यों भारत को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने 2070 के नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव करने के लिए। अब बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। संपादकीय कहता है कि देखिए, भारत के जो पर कैपिटा एमिशंस हैं, पर कैपिटा एमिशन एक होता है टोटल एमिशन जो देश कर रहा है। इस बात को लेकर अक्सर भारत पर आंखें तरेरी जाती हैं कि आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एमिटर हैं। भारत क्या कहता है? भारत जिम्मेदारी तो लेता है कि हम हैं तीसरे बड़े एमिटर, लेकिन वो ध्यान दिलाता है कि हमारी जनसंख्या दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है और प्रति व्यक्ति एमिशन जो है वो तो दुनिया में बहुत पीछे है। तो भारत की पर कैपिटा, इसी को कहते हैं पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति एमिशन 2 टन प्रति व्यक्ति से भी कम है। 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से भी कम है। लेकिन ये सही बात है कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एमिटर हैं पॉल्यूशन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना रोल प्ले कर रही है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टारगेट सेट किया है कि हमें 2070 में नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करना है। नेट ज़ीरो क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया। संपादकीय कहता है कि ये टारगेट तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इसी दशक में, 2020 के दशक में, 2020s में कुछ ऐसे कदम उठाएं जब हम, जो हमें आने वाले 50 सालों में ये टारगेट अचीव करने के नजदीक ले जाएं। और यहां पर मानीखेज ये भी है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। G20 दुनिया की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं का समूह, भारत उस समूह का इस साल प्रेसिडेंट बना है, चेयरमैन बना है। तो फायदा क्या होगा आप पूछेंगे इससे, कि भारत दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाओं को
इस मुद्दे पर साथ लेके चल सकता है, यानी डीकार्बोनाइजेशन, प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया एक साथ बहुत सारे देशों में एक साझे तरीके से आगे बढ़ सकती है। शुरुआती की पैराग्राफ ये हो गया। लेकिन संपादकीय कहता है इजियर सेड देन डन, कहना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। अगर भारत की करंट ट्रेजेक्टरी ले तो 2070 तक हमारे एमिशंस, अगर आज के हम डेटा को ध्यान में रखें तो हमारे एमिशंस लगभग 5 गुना बढ़ जाएंगे 2070 तक आते आते। तो एमिशंस घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। कौन से एमिशंस? भारत के एमिशंस, जो कि लगभग 3 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लगभग 12 गीगाटन्स यानी 4 गुना हो जाएगा 2070 तक। और इनको अगर आपको कम करना है तो इसकी कीमत चुकानी होगी, मुहावरेदार कीमत नहीं, असल कीमत चुकानी होगी। इट विल नॉट कम विदाउट कॉस्ट। इन एमिशंस को कम करना बिना पैसे खर्च किए नहीं होगा। मैकिन्जे की एक रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दिला दें कि मैकिन्जे ही कंपनी में ये दोनों संपादक महोदय जिन्होंने संपादकीय लिखा है उसमें काम करते हैं। तो मैकिन्जे की रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत को अपने एमिशंस जो कि 12 गीगाटन पहुंच जाएंगे, उनको लगभग 2 गीगाटन तक लाना है 2070 तक, तो $7.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, $7.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को 2050 तक ही कर देना होगा। इसके अलावा इसको अगर और कम करना है या नेट जीरो के नजदीक लाना है, 2070 में अपना टारगेट अचीव करना है, या 2050 में ही नेट जीरो के नजदीक ले जाना है, नेट जीरो के नजदीक, तो आपको जो टोटल खर्चा करना होगा वो $12 ट्रिलियन है। आप पूछेंगे खर्चा किस चीज में होना है? खर्चा होना है नई तकनीकों को लेने में, पुरानी तकनीक में जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसको जाने देने में, नष्ट कर देने में। ये सारा खर्चा $12 ट्रिलियन होने वाला है। कब तक? 2050 तक। तो संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि और ये टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर हमें जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट दुनिया ने अपने लिए तय किया है कि हम इस सदी के मध्य तक 1.5 डिग्री तापमान में वृद्धि तक ही अफोर्ड कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। तो इसके लिए भारत को ये कीमतें चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। संपादकीय कहता है कि देखिए, डीकार्बोनाइजेशन बहुत सारे बदलाव लाएगा। जो मैं सवाल पूछ रहा था कि कीमत खर्च किस में होगी, बहुत सारी चीजों में खर्च होगी। हमें वो तरीके बदलने होंगे कि हम सामानों का, चीजों का उत्पादन कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ उगाते हैं, चलने फिरने, घूमने फिरने, मूवमेंट के लिए कौन से एनर्जी, कौन से साधन का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं। ऐसे 4-5 जो हमारे जीवन के सबसे मूलभूत मौलिक आधार हैं हमारे सामाजिक जीवन के, वो उन सब में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसीलिए ये कीमत इतनी ज्यादा है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि इसके लिए एक ऑर्डरली फैशन में, स्टेप बाय स्टेप फैशन में हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ये तय कर सकेंगे कि ये $7.5 ट्रिलियन या $12 ट्रिलियन, ये आंकड़े हमें चौंकाएंगे नहीं, हमें भयाक्रांत नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, बल्कि हम इनके लिए प्लान कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर एक बहुत छोटा उदाहरण कि अगर हम प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम रीन्यूएबल और हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पर मूव करेंगे, तो 2070 तक हम $3 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज में केवल कोयले और तेल पर जो हम इंपोर्ट का पैसा खर्च करते हैं, आयात का पैसा खर्च करते हैं, वहीं से बचा लेंगे। तो अचानक से जो $7.5 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन अभी छोड़ भी दें, तो $7.5 ट्रिलियन जो बहुत ज्यादा लग रहा था, ये देखकर लगता है कि अचीवेबल हो सकता है अगर इसी तरह की और प्लानिंग की जाए। हाइड्रोजन से याद आया, अगर आप अखबारों को पढ़ रहे होंगे या हमारे चैनल को भी फॉलो कर रहे होंगे, तो देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। लगभग 20,000 करोड़ की परियोजना है। क्या परियोजना है? कि ग्रीन हाइड्रोजन को हमें कॉमर्शियली वायबल बनाना है। हाइड्रोजन में ग्रीन का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पानी को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया, यानी बिजली दौड़ाई जाती है,
इलेक्ट्रोलाइजर नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली दौड़ा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, पढ़ी केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। तो खैर हाइड्रोजन को ऐसे तोड़ा जाता है। तो जो बिजली इस्तेमाल की जाती है, अगर वो ग्रीन सोर्सेज से आई है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। भारत ने उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। ये शब्द पढ़ा तो याद में आ गया, आपको बता दिया। खैर, संपादकीय कहता है कि ये बात भी महत्वपूर्ण है। केवल यही नहीं कि हम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेंगे तो ये पैसों का आंकड़ा हमें बहुत बड़ा नहीं लगेगा, ये तो एक फायदा है ही, दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा ये कि भारत अभी बहुत स्पेशल पोजीशन पर है अपने विकास की यात्रा में। कैसे स्पेशल पोजीशन पर है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना जो बननी है, हमारी बिल्डिंग्स जो बननी है, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो बननी है, यानी ये सारी चीजें, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2050 में होगा, उसका 3/4 अभी बनना बाकी है। यानी 2022, 23, 24 से लेकर 2050 तक हम 3/4, यानी अभी जो हमारे पास है वो महज 1/4 है, 3/4 अभी बनना बाकी है। ये बात महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी हमारे पास चॉइस है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें, इन चीजों को ऐसे तरीके से बनाएं कि वो आने वाले समय के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तैयार रहे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सारी इंडस्ट्रीज, जिनमें 3/4 इन्वेस्टमेंट अभी और होना है, और जो कि होके रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट इस चीज को ध्यान में रख के हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के हो कि हमें 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है। संपादकीय कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले किया है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण लें तो भारत ने सोलर एनर्जी में जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए, विंड एनर्जी में जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोलर मिशंस को जिस तरह से फैलाने की कोशिश की, देशों के साथ साझेदारियां बनाई, वो चीज है जो भारत पहले कर चुका है। और इसके रूप में हमने देखा कि उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बने, संस्थाएं बनी, हमने सोलर मिशन लॉन्च किए, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बनी, और उसको हम स्केल भी कर पाए। हम उसको अपने गांव-गांव, शहर-शहर तक ले जा पाए। हाल ही में गुजरात में एक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित गांव का उद्घाटन किया गया। इस चीज को सेलिब्रेट किया गया कि भारत उस लेवल पर पहुंच रहा है। तो गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम इन चीजों को स्केल कर पाए। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ऐसा कर पा रहा है, ये हमें दिखता है। इसके अलावा भारत में एक और चीज है। अगर हम दूसरा संपादकीय कर रहे होते तो हम इस चीज की मुखालफत हो सकता है कर रहे होते, या इसका क्रिटिक पढ़ रहे होते, वो भी अपनी जगह सही होता। कौन सी चीज है ये है कि भारत में जो तेल है, पेट्रोल, डीजल, ये दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेशन इसमें भारत में ही किया जाता है। हम क्यों इसकी किसी और संपादकीय में हो सकता है क्रिटिक कर रहे होते, क्रिटिक इसलिए कर रहे होते क्योंकि इसका असर कई चीजों पर पड़ता है, महंगाई वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर देखें तो ये एक अवसर है। कैसे अवसर है कि भारत 140 से $240 प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पे ऑलरेडी टैक्स लगा रहा है, क्योंकि अपने पेट्रोल डीजल पर भारत ने बहुत अधिक टैक्स लगाया हुआ है। लगभग 60 से 70% तक भारत में उस पर टैक्स लगता है। तो हम प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अभी से बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। आप पूछेंगे इसमें इतना खुश होने की बात क्यों है, इतनी दोहरा के मैं बात क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, खास तौर पे अभी तो टू व्हीलर्स में ये क्रांति देखने को मिली है कि बहुत ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हुए हैं। कारों में भी, बड़े वाहनों में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। और वो शिफ्ट आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक और पेट्रोल डीजल पर बहुत कर लगाया हुआ है, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दी जा रही। तो ये एक अवसर है। संपादकीय कहता है, अब आ जाता है इस बात पर कि ये बात आपके चयन की नहीं है कि ये जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, ये बहुत ही ऑर्डरली तरीके से हो, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हो। ये आपके शौक या चयन की बात नहीं है, आपकी जरूरत की बात है, देश की जरूरत की बात है। क्योंकि रिस्क जो है, अगर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है तो उसके रिस्क बहुत ज्यादा है। हाल का ही उदाहरण है
हमने 1.5 साल 1.25 साल पहले इसकी चर्चा भी की थी। हो सकता है आपको याद भी हो, कोयले में या कोयले की मांग में अचानक बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली थी और देश भर में कोयले की कमी देखने को मिली थी। हमने चर्चा भी की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अचानक से पेंट अप डिमांड आ गई है। कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ था, डिमांड बहुत बड़ी है और उसके बरक्स कोयले का उत्पादन इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोयले को निकाला नहीं जा रहा था जमीन से। तो इसके अलावा बट रीजन महज इतना नहीं था, क्योंकि एक दस्तूर बन गया है आने वाले अभी के साल में, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक ये दस्तूर बना रहे कि हर चीज के लिए आप कोविड को जिम्मेवार ठहरा दे। बात केवल कोविड की नहीं थी, उस दौरान ये भी चर्चा थी कि जो लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं उन्होंने इस चीज को लेकर बहुत तैयारी नहीं की है कि ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट फलीभूत होने में अभी कुछ और साल लेगा, लेकिन उससे पहले ही कोल में जो इन्वेस्टमेंट है, इसके बेहतर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि जितना पॉल्यूशन हो रहा है उससे थोड़ा कम पॉल्यूशन हो, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो सब अभी से बंद कर दिया गया है। तो जो है हमारे पास उस पर हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, और जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फल बाद में आएगा। तो कोयला संकट इसका एक उदाहरण था कि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर कदम नहीं उठाएंगे तो कभी भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, और वो संकट बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा के बिना आपकी पूरी अर्थव्यवस्था, लोगों का दैनिक जीवन सब ठप पड़ सकता है। तो संपादकीय कहता है कि अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के लिए वो 4 कदम क्या हो जिसके द्वारा भारत स्टेप बाय स्टेप कदम उठा सके नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए। पहला तो कि 5 साल, 10 साल, 25 साल के डीकार्बोनाइजेशन प्लान डिस्कस कर लीजिए, बना लीजिए। अब क्यों कहा जा रहा है 10 साल, 5 साल या 25 साल क्यों कहा जा रहा है? 25 साल का प्लान क्यों बनाते हैं? संपादकीय कहता है, देखिए, जो हाई एमिशन इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं, हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है उसका 3/4 तो अभी आने वाले 2.5 दशकों में बनेगा। साथ ही में यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, संपादकीय कहता है कि स्टील प्लांट जिसमें अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक बार बनने के बाद 30 से 50 साल तक आगे चलते हैं। अब अगर आपको अभी से ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग करनी है, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी आप बनाना शुरू करें ऐसा स्टील प्लांट जो कि कोयले पे आधारित हो, जैसा कि आमतौर पे अभी स्टील प्लांट होते हैं। आपको अभी से प्लान करना होगा कि अरबों रुपए लगाकर जो नए प्लांट्स बनाए जाएंगे वो कोयले पर आधारित ना हो, रीन्यूएबल एनर्जी पर आधारित हो, ताकि जब तक वो बने रीन्यूएबल एनर्जी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो चुकी हो। जैसा कि हमने देखा, हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च ही इसलिए किया है ताकि हम उसको कॉमर्शियली वायबल बना सकें। और दूसरा कि फिर आने वाले 50 सालों तक हम ग्रीन एनर्जी या ग्रीन स्टील पा रहे हो, ना कि प्रदूषण फैलाता हुआ स्टील। संपादकीय आगे कहता है कि देखिए, ये इसके लिए ये भी जरूरी होगा कि उसकी इकोनॉमिक्स वायबल हो। आप इतना ही, क्योंकि इतने महंगे ये प्रोजेक्ट हैं, अगर ये काम नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा इंडस्ट्री को, देश की अर्थव्यवस्था को। तो ऐसे में जरूरत है कि कोऑर्डिनेशन रहे। जैसे अगर हम स्टील की ही बात कर रहे हैं तो जरूरत है कि पावर, हाइड्रोजन और स्टील, इन तीनों ही सेगमेंट्स में बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। इसके लिए नेशनल प्लान की जरूरत होगी, और इसीलिए कहा गया है, पहले ही कदम में बोला गया है कि आपको 5, 10 और 25 साल के प्लान अभी से बना लेने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर हम यहां पर फेल कर जाते हैं तो संपादकीय कहता है कि आप लाख बातें करते रहिए, कसमें खाते रहिए कि 2070 में हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे, अगर आप अभी के दशकों में फेल कर गए तो आप लॉक इन हो जाएंगे उन इंडस्ट्रीज के साथ जिनमें अरबों का इन्वेस्टमेंट है और वो प्रदूषण फैलाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। संपादकीय दूसरे कदम की ओर बढ़ता है। 4 कदमों की बात होनी है। पहला कदम हमने देख लिया कि 5, 10 और 25 सालों का प्लान बने, ताकि हम लॉक इन ना हो जाएं उन इंडस्ट्रीज के साथ जो कि 3/4 अभी बननी बाकी है आने वाले 2.5 दशकों में, जो प्रदूषण फैलाने वाली है। दूसरा कि नेशनल लैंड यूज प्लान आपको बनाना होगा। यहां पे 2 बातें ध्यान रखनी जरूरी है। हमने नेशनल क्यों कहा और लैंड की बात अचानक से कहां से आ गई? पहली बात तो ये, लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मैकिंजी के ही आंकड़े, मैकिंजी जो कि शोध संस्थान है जिसका हमने जिक्र पहले भी किया, उसके आंकड़े कहते हैं कि जो कार्बन सिंक
हमें भारत में चाहिए होगा कार्बन सिंक, जहां पर एक तरीके से सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को अवशोषित करने की प्रक्रिया को सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, हमने जिक्र किया था। जहां पर कार्बन को अवशोषित किया जाएगा उसके लिए उसको कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक के लिए 18 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी भारत को। अब वो अतिरिक्त भूमि कहां से आएगी, इसलिए हम लैंड की बात कर रहे हैं। और नेशनल वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि लैंड का जो मसला है वो स्टेट्स के पास होता है, बट प्लान यहां पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए होगा, इसलिए नेशनल लैंड यूज प्लान की जरूरत है। अब कहां से आएगी वो जमीन, पहली बात बैरन लैंड, जो बंजर भूमि है उसका इस्तेमाल करना होगा रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे आपको सोलर पैनल लगवाने हैं वगैरह वगैरह। अर्बनाइजेशन जो है, शहरों में जो शहरों का विस्तार हो रहा है, अभी विस्तार ऐसे हो रहा है, दिल्ली का विकास गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में हो गया। संपादकीय कहता है कि ठीक है, अभी जो हो रहा है, अब ये मत करिए कि गाजियाबाद का विकास आगे जाके मेरठ में हो, फिर मेरठ बिजनौर तक पहुंचे, ऐसे नहीं। आपको देखना होगा कि शहरों का विकास वर्टिकली भी हो, अर्बनाइजेशन वर्टिकली भी हो, क्योंकि लैंड जो है हमारे पास वो सीमित मात्रा में है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि अर्बनाइजेशन वर्टिकली हो। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, खेत की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि भूमि तो उतनी है। अब आपको ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, वो तमाम संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना होगा कि प्रति हेक्टेयर जो उपज है खेत से, उसी खेत से उतनी ही जमीन से वो बढ़ जाए, क्योंकि जमीन नहीं बढ़ सकती। और फॉरेस्ट डेंसिटी भी बढ़ानी होगी, अगेन वही बात, लैंड तो उतनी ही है, लेकिन उसी लैंड में बेहतर लैंड यूज करके फॉरेस्ट की डेंसिटी, जंगलों का घनत्व बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से नेशनल लैंड यूज प्लान बनाना होगा केंद्र और राज्यों को आपस में मिल बैठकर। दूसरी चर्चा भी हमने कर ली। तीसरी कि कार्बन मार्केट्स के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करें। क्या मतलब हुआ, बड़ा कठिन सा साउंड कर रहा है। कार्बन मार्केट्स यानी कि प्रति टन, मान लीजिए प्रति टन जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसकी एक कीमत आंक ली गई। इसके अलावा ऐसे मार्केट्स भी हैं जहां पर आपको सब्सिडीज वगैरह, क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं अगर आप उस कार्बन उत्सर्जन को रोकते हैं। जरूरत क्या है कि इस पूरे मैकेनिज्म के साथ इंडस्ट्रीज को जोड़ा जाए। अगर आप कार्बन को प्राइस करते हैं, जैसे हमने कहा कि भारत में अगर तेल पर हम बहुत ज्यादा करों को देखें तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन पर एक टैक्स लगा रहे हैं। ये एक नजरिया है देखने का, पर्यावरण के नजरिए से भारत में तेलों पर लगने वाले बहुत अधिक कर को। तो इसमें अगर हम कार्बन को टैक्स करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो फिर हम उन सेक्टर्स में जहां पर आप ऊर्जा का उपयोग तो कम नहीं कर सकते, उन सेक्टर्स में आप वहां के इंडस्ट्रीज को ये लाभ पहुंचाते हैं, ये फायदा दिखाते हैं कि आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि उनको अपना काम तो करते रहना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लीजिए, गाड़ियों की बात कर लीजिए, परिवहन की बात कर लीजिए, वो उत्पादन तो होता रहेगा, लेकिन आपको कहना होगा कि हम पेट्रोल पे इतना टैक्स लगा दे रहे हैं कि वो गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनने लगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने लगे जो बिजली से चलते हैं, आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे। तो ये आप अवसर पैदा करते हैं। और कैसे पैदा करते हैं कि कार्बन मार्केट्स जो हैं उनके साथ कंप्लायंस बढ़ाते हैं उन सेक्टर्स की जहां पर बहुत अधिक फॉसिल फ्यूल्स या प्रदूषण फैलाने वाले फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। संपादकीय इसी बारे में आगे बात करता है कि अगर हम कार्बन एमिशंस को बढ़ाते हैं, तो हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, सेम बात कही गई है स्टील के लिए। अब स्टील बनता है कोयले से, हाइड्रोजन से भी बन सकता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भी बन सकता है, या रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके भी बन सकता है। लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके स्टील बनता है, अभी उसकी कीमत बहुत ज्यादा आ रही है। ग्रीन स्टील जो है वो तभी कॉम्पिटिटिव हो पाएगा अगर जो अभी का स्टील है उस पर $50 प्रति टन कार्बन एक प्रकार से टैक्स लग जाए। हमने देखा कि कितना अधिक टैक्स, इससे कहीं अधिक टैक्स तो पेट्रोल डीजल पर लगा हुआ है, उसका 1/3 टैक्स भी अगर स्टील पर इस तरह से लगता है तो वो ग्रीन स्टील को 2030 तक, यानी आने वाले 7 सालों 6 सालों में कॉम्पिटिटिव बना देगा। और फायदा क्या होगा कि ऐसी तमाम लो एमिशन टेक्नोलॉजी बनेगी जो अगले 200 मिलियन टन की कैपेसिटी प्रदूषण रहित आ सके, ये इंश्योर करेगी। और इसमें संपादकीय ये भी कहता है
कि कंपनियां अपने आप से फ्रंट फुट पर खेल सकती हैं, वो इसको बहुत प्रेशर में ना माने, वो फ्रंट फुट पर खेल सकती हैं। कैसे खेल सकती हैं कि वो रिसाइकलिंग पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, इलेक्ट्रोलाइजर, हमने कहा इलेक्ट्रोलाइजर क्या होते हैं, वो मशीन जिनका इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रोलाइजर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। रेयर अर्थ मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत अधिक इलेक्ट्रिक बैटरीज और ऐसी चीजों को बनाने में, ऐसी तकनीक को बनाने में हो रहा है जो रीन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है, उसके लिए रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है। भू राजनीति में इसकी अलग अहमियत है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो इंडस्ट्रीज इन सब सेगमेंट्स की ओर बढ़ सकती हैं और फ्रंट फुट पे खेल सकती हैं बिना दबाव में आए, क्योंकि ये आने वाले समय के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। एक प्रकार से इनको सनराइज सेक्टर्स भी कह सकते हैं। संपादकीय कहता है कि इनमें से कई इंडस्ट्रीज को मैच्योर होने में समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे डीकार्बोनाइजेशन पर देश आगे बढ़ रहे हैं तो तकनीकें ज्यादा मिलती जा रही हैं कंपनीज को, और कई तो ऐसे सेगमेंट हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के एक डेरिवेटिव के तौर पर अमोनिया भी मिलता है। अच्छा, मुझसे किसी ने संपादकीय के एक कमेंट में लिखा था कि आप थोड़े और सवाल पूछा करिए, थोड़ा अच्छा रहता है, इससे मामला कॉम्पिटिटिव रहता है। तो एक बात मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में लिखने को कही थी कि बताइए आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस साल। दूसरी बात जो आप लिखिए, ये बताइए कि अमोनिया बनाने की प्रोसेस को, वैज्ञानिक प्रोसेस का नाम क्या है। बहुत मन कर रहा है कि मैं वो नाम बता दूं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। खैर, संपादकीय कहता है कि ऐसी वो तमाम चीजें हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जा सकता है। अमोनिया आप जानते हैं कई जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। खैर, तो संपादकीय आगे कहता है कि देखिए, भारत को ऑर्डरली तरीके से आगे बढ़ने के लिए क्या ये चारों कदम उठाने होंगे, जिन चारों कदमों की हमने बात की। सबसे पहले बात की थी हमने पहले कदम के रूप में कि आपको 5, 10, 25 साल के प्लान बनाने होंगे। दूसरे में नेशनल लैंड यूज पॉलिसी बनानी होगी। तीसरे में कार्बन मार्केट्स के साथ कंप्लायंस बढ़ाना होगा। और चौथे में कंपनियों को नई नई तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा, जानना होगा, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना होगा। अंत में आते हुए संपादकीय कहता है कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में नेट जीरो का टारगेट अगर अचीव करना है तो इसमें कई चीजें लगेंगी। बात केवल तकनीक की नहीं हो रही, बात केवल नीतियों की नहीं हो रही। जब हम कहते हैं कि कई चीजें लगेंगी, कौन सी चीजें? संपादकीय कहता है इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता। बहुत आसान है अभी बने हुए ढर्रे को फॉलो करते जाना। चीजों को बदलना है तो कल्पनाशीलता आपके पास होनी चाहिए। साथ में रियलिज्म, अगला ही शब्द यथार्थवाद। कई लोग सोचते हैं यथार्थवाद कल्पना के उलट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे का पूरक है। स्वप्न यथार्थ के धरातल पर देखे जाने चाहिए, तो स्वप्न भी चाहिए, लेकिन साथ में यथार्थ की समझ भी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज साथ में चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्र के नेट जीरो के टारगेट को अचीव करने की बात नहीं, बल्कि लोगों के अपने टारगेट को अचीव करने की बात हो रही है, क्योंकि उसके लिए भी यही चीजें लगती हैं। बट बहरहाल संपादकीय कहता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमें इमेजिनेशन, रियलिज्म और डिटर्मिनेशन चाहिए, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी, कि अगर अभी चूक गए तो आगे मौका और मुश्किल होता जाएगा। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भारत बना पाएंगे और ऐसा विश्व बना पाएंगे जो प्रदूषण से या ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार हो या उस लड़ाई में जीत रहा हो। तो ये था आज का एडिटोरियल। मिलते हैं अगले सप्ताह सोमवार को नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।